तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं उसकी मार्केट वाइबिलिटी कितनी अच्छी है। आपको एक ऐसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जिसकी कंपटीशन कम हो, उसकी अवेलेबिलिटी आसान हो और उसको आप इजी से सेल आउट कर सके और मार्केट में आप अच्छे नंबर उसके जनरेट करें। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो एक बंदा जो कि 20 से 25 हज़ार रुपया अगर इन्वेस्ट कर सकता है तो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो बिजनेस की एक अपनी स्ट्रेस है, जिस तरह एक नौकरी वाले बंदे की अपनी स्ट्रेस होती है, जिस तरह बिजनेस वाले की डिफरेंट स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के लिए आपके नर्व्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। हमेशा बिजनेस के लिए असूल ये है कि आपको अपने नर्व्स पर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। तो एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो जो रिसर्च आ रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें टिकटॉक शॉप इज़ अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मैक्सिमम आप ऑडियंस को एंगेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वाह वेलकम। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद आकाशा खान। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर कोई चाहता है अपना बिजनेस करना। जॉब से क्योंकि तंग आ चुके हैं, इतना क्वालिफाइड हैं, फिर भी उस तरह से अर्निंग नहीं हो रही है। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर पर्सन आजकल यही चाहता है कि हमारा बेशक छोटा सेटअप हो लेकिन हमारा एक बिज़नेस अपना होना चाहिए, सो दैट कि हम अपने तरीके से जो है वो अर्निंग कर सकें। सो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ई कॉमर्स से इनका ताल्लुक़ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं और क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपना माइंड फोकस करना चाहिए सो दैट कि हमें उसमें सक्सेस मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा अपना बिजनेस हो, चाहे छोटा ही हो, तो उनके लिए स्टार्टअप करने के लिए क्या चीज़ एक सबसे पहले होनी चाहिए? आकाशा, जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि आजकल हर बंदा चाह रहा है कि वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करे क्योंकि जॉब्स के हालात और बाकी सब चीज़ें सबके सामने हैं और उस हालात में जो है इन चीज़ों पे बड़ा लोग का फोकस है। लेकिन उस फोकस में कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जिस पे अगर हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा ध्यान करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टार्ट की जा सकती हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस, चूँकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स अभी बहुत अर्ली एज पे काम कर रहा है और अभी हम बहुत ज़्यादा अभी ट्रांजिशनल प्रोसेस से गुजरेंगे। कोविड की वजह से हम थोड़ा जल्दी लर्न करके हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होगी अभी, लेकिन हम बहुत अर्ली एज में हैं, इसलिए बहुत फर्टाइल मार्केट है और यहाँ बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अब अगर हम बात करते हैं कि बिज़नेस क्या किया जाए और किस तरह किया जाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये एक सिलसिलाकार है कि ई कॉमर्स की एक सक्सेस स्टोरी को जब हम सुनते हैं तो हम सुनने के बाद हम समझते हैं कि इसी को रेप्लिका जब करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हम भी इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकेंगे, जबकि नॉर्मली ऐसा हो नहीं सकता। हर बिज़नेस की एक टेंशन टाइम है, एक लिमिटेशन है। जब एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है, वही प्रोडक्ट अगर 10 से 12-15 लोग सेल करेंगे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं उसकी मार्केट वाइबिलिटी कितनी अच्छी है, उसकी सोर्सिंग कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि एक अरसे तक लोग क्या करते थे कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का काम करने के लिए लोग नॉर्मली सोर्सिंग आउट ऑफ द कंट्री करते थे। अब उसमें लिमिटेशन ये है कि वहाँ से आप जब सोर्सिंग करवाते थे, एक तो आपको बल्क में क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, सेकेंडली ये होता था कि वहाँ से आने में आपको एक अच्छा खासा टाइम लगता था जिसमें आपका जो एंड कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था और आपकी लिमिटेशन होती थी कि जब प्रोडक्ट आती थी तो कस्टमर लेने के लिए एग्री नहीं होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी हो रहा है, जिसको हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी रेंज प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है जो कि यहाँ पे लोकली डेवलप हो रही है। उन प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसिडर किया जाए। उनको कंसिडर करने के बाद फिर मार्केट की थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत से मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल है। गूगल इटसेल्फ आपको बहुत सारी लर्निंग दे देता है जहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई कर वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सेल होने वाली हैं और जिसका कंपटीशन मार्केट में निस्बतन कम हो। क्योंकि आप अगर शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए कंसर्न है तो वो उसके लिए आपको भी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो स्टार्टिंग जो है वो हमेशा आपको एक ऐसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जिसकी कंपटीशन कम हो, उसकी अवेलेबिलिटी आसान हो और उसको आप ईजी से सेल आउट कर सके और मार्केट में आप अच्छे नंबर उसके जनरेट कर दें। पहला स्टेप ये है कि वहाँ से आप स्टार्ट करें, आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी करवाएं, उसकी आप मार्केट की थोड़ी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर सेकंड स्टेप जो आता है वो ये आता है कि उसकी जो आपने जो विजिबिलिटी बनानी है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी वेबसाइट्स आती हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। और फिर प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं दिस इज़ अ वर्चुअल स्टोर,
आपको कस्टमर को ये फील देनी है कि जिस तरह वो एक रिटेल शॉप में एंटर होता है, वही फील जब उसको ऑनलाइन पे मिलती है तो उसकी अट्रैक्शन पैदा होती है। तो शूट, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो स्ट्रांग होगी तो फिर कस्टमर आपके साथ एंगेज होगा। वो एंगेज होगा, फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप जनरेट करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन तमाम एफर्ट्स करने के बाद जब आप बिज़नेस जनरेट कर लेते हैं और आपका एंड कस्टमर विलिंग होता है आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, फिर आपके पास जो आपका लॉजिस्टिक पार्टनर है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे की वाइटल रोल इसमें होता है। उसका कंसर्न ये है कि वो कितना टाइमली प्रोडक्ट को भिजवा रहा है, उस प्रोडक्ट की सेफ एंड साउंड मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वो कितनी अच्छी है। ये चीज़ें जब मिल के क्लब होती हैं तो आपका पूरा का पूरा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम बनता है। तो इस इकोसिस्टम पे ये बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप आप कनेक्ट करते जाते हैं, तो आपका जो ओवरऑल बिजनेस एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर होता है। फिर जब आप एक प्रोडक्ट से सक्सेसफुल होते हैं और आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में ऑनलाइन सेलिंग के बेसिक डायनामिक्स क्या हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक नॉर्म्स क्या हैं, फिर उसको आप रेप्लिकेट करते हैं और आप प्रोडक्ट की जो है अपनी कैटेगरीज को भी इन्हेंस करते हैं और नई प्रोडक्ट्स में भी आप शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है जिसकी बेस पे आप पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस जो है और पूरा इकोसिस्टम की जो एग्जीक्यूशन है उसको बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, या बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होता है कि बस हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद हमें प्रॉफिट जो है वो बहुत सारा होना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा आकाशा, इसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है क्योंकि ई कॉमर्स का सबसे बड़ी जो प्रोडक्टिव और सबसे जो लुक्रेटिव जो उसका एस्पेक्ट है वो यही है कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्मली चाहिए नहीं होती। अगर आपके पास सोर्सिंग अलाइनमेंट है और आपका सोर्स अवेलेबल है जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हो रही है, तो आप जब अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं या फॉर इंस्टेंस आप फेसबुक, इंस्टा पे अपनी चीज़ सेल करते हैं तो आप एक लिमिटेड एसक्यूज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अब नॉर्मल जब हम रिटेल शॉप के साथ जब कंपेयर करते हैं, रिटेल शॉप में एक रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आपने जो एक आर्टिकल दिखाया है उससे आपके रेलेवेंट डिफरेंट साइजेस के प्रोडक्ट भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास फिजिकल है या नहीं है ये एंड कस्टमर को नहीं पता। आपको सिर्फ मेन चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट वहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, उसकी विजिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग हो, कस्टमर को वो समझ आए कि जो चीज़ को चाहिए क्या उससे रेलेवेंट चीज़ अवेलेबल है। उसके बाद आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। प्राइसिंग का चीज़ ये होता है कि जो कि कॉस्टिंग का मामला है वो वेरी कर रहा होता है। इसमें आप अपना जो अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो एक बंदा जो कि 20 से 25,000 रुपया अगर इन्वेस्ट कर सकता है तो अपना एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। वो इससे स्टार्ट करके उसको रन करना शुरू करेगा। फिर जब उसका कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली आपको वो क्रेडिट पे दे देगा, आप उससे प्रोडक्ट उठाएं, आप आगे सेल कर दें। इस मॉडल को हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री बिल्ड नहीं करते, आप एक वेंडर को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं जो कि मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा है लेकिन उसको सेल करना नहीं आता। आप उसको सेलिंग सर्विसेज देते हैं और आप उसका ये कॉन्ट्रैक्ट या ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जब ऑर्डर आएगा तो आप मेरा प्रोडक्ट जो है उसको पैक करेंगे और मैं फिर उसको शिप करके एंड कस्टमर को डिलीवर करूँगा। तो ये वाले मॉडल और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, उसमें शायद कॉस्ट की लिमिटेशन और नीचे आ जाती है जहाँ पर आप चीज़ों को रन कर सकते हैं। तो अब ई कॉमर्स बिजनेस में आपको सस्टेन करने के लिए, उसको अपस्केल करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जैसे मैंने आपको पहले सवाल पर बताया कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना है। आपकी मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कितने कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसिंग में कितना वेरिएंट है, क्योंकि आपने उस पर अपनी स्पेंडिंग भी करनी है, डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, उसकी प्रमोशन भी करनी है। तो क्या वो तमाम फैक्टर्स लगाने के बाद आपको प्रॉफिटेबल हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें, लेकिन अगर वो वर्किंग नहीं होगी तो नुकसान ही होगा कि कुछ अर्से बाद आपको एक तो लॉस फैक्टर आपके लिए बन जाएगा और आपके लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग एक एक्टिविटी बन जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपको मिनिमाइज या फुल स्टॉप लगा देगा कि आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत से लोग स्टार्ट करने के बाद उनको लगता है कि शायद पहले महीने में ही अर्निंग बहुत सारी हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं और दे वांट्स लॉट्स ऑफ मनी ओवरनाइट, ठीक है। सो अब उसमें ये है कि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, एक दिन में 2 दिन में तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या कितना टाइम रिक्वायर्ड है? मतलब आपको कितना वेट करना चाहिए किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हम वेट नहीं कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम कितना वेट चाहिए? अच्छा, इसमें ना ई कॉमर्स की एक बहुत अच्छी खूबसूरती एक ये भी है कि इसमें आपको अपने बिजनेस के डायनामिक्स आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूँ, आप अगर फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हैं, आप वेबसाइट मार्केटिंग की बात करते हैं, आप एसईओ की बात करते हैं, तो
इन तमाम में आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसकी बेस पे आप अपने बिजनेस को खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आपको खुद उसकी एवेल्यूएशन मिल रही होती है कि आप कितने अर्से बाद आपकी प्रोडक्ट अपस्केल करेगी, कितने अर्से बाद ये प्रोडक्ट जो अभी आप ब्रेक इवन पे बेच रहे हैं इसको प्रॉफिटेबल मार्जिन पे लेके जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस बिजनेस मॉडल जो हम कन्वेंशनल में करते थे। वहाँ पे आप कभी भी एवेल्युएट करके असेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फुल असेसमेंट देते हैं कि आप अपने बिजनेस को कितने अरसे बाद ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल बना लेंगे। तो अब ये बड़ा कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट हो गया है। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी कंट्रोलिंग, आपकी मार्केटिंग सारी आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहें जिस प्रोडक्ट पे चाहें जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस निकल सकता है। तो इसलिए इसमें टाइम की कंस्ट्रेंट उस तरह की नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी माइंड यही है, या इन जनरल भी लोगों का ये होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस की एक आइडियोलॉजी ये है कि जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस की एक अपनी स्ट्रेस है, जिस तरह एक नौकरी वाले बंदे की अपनी स्ट्रेस होती है, इस तरह बिजनेस वाले की एक डिफरेंट स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस के लिए आपके नर्व्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। हमेशा बिजनेस के लिए असूल ये है कि आपको अपने नर्व्स पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो ये एप्लीकेबल होता है इस तरह के, अगर आपका है तो फिर आप चीज़ों को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बड़े स्ट्रांग है, आपके पास चेक्स बड़े स्ट्रांग है, यहाँ पे आप लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लॉस की डेफिनेशन खुद डिफाइन कर सकते हैं, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में। तो इसलिए इसको रन करना बहुत आसान काम है। अगर मैं आपको फिर भी एक एवरेज टाइम स्पेंड बताऊँ तो एक अच्छे बिजनेस को, अच्छे बिजनेस ई कॉमर्स को रन करने के लिए 2 से 3 महीने में वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेक इवन को टच करना शुरू कर देता है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं सेल आउट कर रहे होते हैं, आपकी ट्रैफिक बन जाती है, आपका रिटर्निंग कस्टमर बन जाता है, वो फिर आपको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में कहीं ना कहीं चीज़ों को अपना कर। क्योंकि हम यही देखते हैं ना कि लोगों को मतलब अगर मैं भी एक अपना माइंडसेट बनाऊं तो मेरा माइंडसेट भी यही बना होता है कि नहीं, अगर बिज़नेस करना है तो उसमें फिर सक्सेस भी होनी चाहिए, जल्दी से अर्निंग भी होनी चाहिए, जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो तो वापस आए, लेकिन हमें फर्स्ट ही मंथ जो है वो प्रॉफिट भी आ जाना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट मेरे ख्याल से बना हुआ है सबके साथ ही है। सो अपनी जो ऑनलाइन बिजनेस है हम इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 तरह की स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके कुछ स्टार्टअप कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसमें ये कि अच्छी प्रोडक्ट सोर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, आपका प्राइस कंपटीशन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तब ये चीज़ें बना लेते हैं, उसके बाद आप 3-4 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को ऑप्टेन करते हैं, आप ऑर्गेनिक जो गूगल के थ्रू नॉर्मली सर्च इंजन में लोग काम करते हैं उस पर एसईओ पे आप काम करते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एरा में जो नई इनोवेशंस आई है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। इन्फ्लुएंसर क्योंकि एक लोगों की एक अटैचमेंट होती है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, एक एफिलिएशन होती है। जब वो रिसोर्स उस प्रोडक्ट को कहीं पे यूटिलाइज करते हैं, उसको इंडोर्स कर देते हैं, तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है। तो एक नई इनोवेशन है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये वाली एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे काम किया। और फिर अब जो लेटेस्ट एक और जो चीज़ नई ऐड हुई है वो है टिकटॉक का बड़ा कॉन्सेप्ट। हम हमेशा से टिकटॉक में यही देखते रहे हैं, एक वीडियो बना के और लोगों ने अपनी वो एक चीज़ें बना दी। अब वो एक प्रॉपर शॉप बिल्कुल हो जाती है, ऐसा ही है जी। तो अब उस प्लेटफॉर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टिकटॉक शॉप जो है, इस पर जो लेटेस्ट जो रिसर्च आ रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें टिकटॉक शॉप इज़ अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप मैक्सिमम आप ऑडियंस को एंगेज करते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि टिकटॉक एक फिनोमिनल एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हर बंदा यूज़ कर रहा था, हर बंदा देख रहा था। अब उस ट्रैफिक को उन्होंने डाइवर्ट करिए टुवर्ड्स द सेलिंग। तो उस सेलिंग में अगर आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो फेसबुक और इंस्टा से ज़्यादा आपको वहाँ पे बेहतर रिजल्ट जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में हम लोग 1-2 ब्रांड के साथ काम, यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन ज़रूर है क्योंकि लिंक्ड जो इंस्टा है, जो हम इस पे काम करें, टिकटॉक पे काम करें, पाकिस्तान में कुछ जगहों पे कंस्ट्रेन है। हम उतना ओपनली शॉप्स यहाँ नहीं बना सकते, हमें कहीं ना कहीं बाहर के एड्रेसेस को, आईपीज़ को इनकॉर्पोरेट करना भी थोड़ी सी लिमिटेशन ज़रूर है। बट स्टिल देयर आर सम ब्रांड्स इन पाकिस्तान हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ ऑन दिस प्लेटफॉर्म और वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो आई थिंक सो कि दैट वुड बी द वेरी वैलिड अप्रोच जो मेरे ख्याल से आपकी बन गई है टू स्टार्ट अ न्यू थिंग्स। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने के लिए है। सो इसमें कौन कौन से एक चैलेंज कौन से आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी ऐसी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ को आपको अपने माइंड को, जैसे आपने बोला कि अपने नफ्स को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। सो कैसे किया जाए ना, क्योंकि हमें तो पैसे चाहिए, हमें तो बिजनेस करना है, हमें तो सक्सेस भी चाहिए, तो नफ्स पे भी काबू करना है, लेकिन
क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज़ के लिए, दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग टू यू कि इसको किस तरीके से अपने कंट्रोल किया। अच्छा, उस पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, ख़ासतौर पे जैसे हर चीज़ के कुछ ना प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। इससे पहले जब हम कन्वेंशनल बिजनेस में काम करते थे तो हम बिल बोर्ड्स देखते थे, हम शॉप से भी जाते थे, हम वॉकिंग कस्टमर की एक अवेलेबिलिटी होती थी। अब चूँकि हम ऑनलाइन एरा पे आ गए हैं तो अब इसकी जो है वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी हो गई है। अब कस्टमर जो आपका एंड कस्टमर है जिसको आप प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं उसके पास बहुत सारे वेन्यूज़ अवेलेबल है जहाँ पे बाकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा रिव्यू भी लिख सकते हैं और बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ को भी कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और ऐसी कम्युनिटीज़ बनी हैं जो कि इनको बड़ा सपोर्ट करती हैं ताकि उस प्रोडक्ट की जो वॉइस है, जो एक्चुअल वॉइस है, वो लोगों तक पहुँच सके। तो अब जो मेन चीज़ है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे पहले हमने हमेशा ज़िंदगी में कस्टमर सर्विसेज का नाम सुना था। कस्टमर सर्विसेज एक बहुत लिमिटेड सा एक एक्सपोजर में ये था कि प्रोडक्ट आपने बनाई, आपने भेज दी, कस्टमर को नहीं मिली, आपने फ़ोन पे कंफर्म कर दिया, पहुंच गई तब से हाल हाल पूछ लिया कि प्रोडक्ट के बारे में क्या सीन है। कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपने कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम चलना है। ई कॉमर्स और डिजिटल का मेन जो क्रंच है, जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपका रिटर्न कस्टमर कितना स्ट्रांग है, वो आपकी बैकबोन कितनी स्ट्रांग है। जो कस्टमर आपसे आज परचेज़ कर रहा है क्या वो दोबारा आपके पास आ रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है कि नहीं है। तो अब जितनी भी कंपनीज ग्रो कर रही हैं और जो अपस्केल कर रही हैं, आप अगर उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ट्रेंड्स को देखें तो वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वो कस्टमर को एंगेज रखते हैं फॉर डिफरेंट अपकमिंग कैंपेन्स, फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्डर स्टेटसेस, ताकि वो कस्टमर को ये फील आए कि जो बंदा भिजवा रहा है वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो मुझे एक ईज़ देना चाह रहे हैं, वो कन्वीनियंस देना चाह रहे हैं। क्योंकि वॉक इन पे जब शॉप पे बंदा आता था तो वो अपने ओन पे डिसीजन करता था, अब आपने वही डिसीजन जो है वर्चुअल में कन्वर्ट करना है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि वो कितना स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड है। तो जितनी स्ट्रांग आप कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे उतना आपका ओवरऑल बिजनेस एक्सपीरियंस जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये वो फैक्टर है जहाँ पे मेजर जो ई कॉमर्स प्लेयर मार्केट में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मिस कर रहे होते हैं। वो प्रोडक्ट भी अच्छी बना लेते हैं, वो उसकी मार्केटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, वो उसको डिलीवर भी एक्टिविटी कर लेते हैं, कि उसके बाद कस्टमर के साथ कनेक्टेड कितना स्ट्रांगली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपने बिजनेस को अपस्केल करना है और इसको प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे मार्केट में लेके। यू आर वेरी राइट, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग कि जैसे कोई ब्रांड्स वगैरह हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर उस टाइम पे हमें लेती हैं जब हम फर्स्ट टाइम परचेजिंग कर रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद वो हमें टेक्स्ट आता है कि कोई ऑफ लगा है या अब हमारी ये सेल लग रही है फॉर एग्जांपल, या अब हमारा न्यू कलेक्शन आ रहा है, हमारी न्यू अराइवल है। ये सारी चीज़ें वो हमें घर बैठे अपडेट कर रही हैं। सो यू आर वेरी राइट कि ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ये कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी सो मैं दोबारा भी जाऊँगी, मैं दोबारा भी उनकी उस ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सो एक चीज़ और लोगों के माइंड में बड़ा ज़्यादा जो है वो उनको डिस्टर्ब भी करती है, बॉदर भी कर रही होती है कि आजकल हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा हमें सक्सेस देगा और ज़्यादा अर्निंग देगा। सो क्या कोई स्पेसिफिकली हमें इस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए या फिर हमें जो है वो गो विद द फ्लो चलना चाहिए कि ओके जो हमारा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। सो हमने देख लिया, हमने सोच लिया कि अच्छा यार ये हमारा इंटरेस्ट है, हमने ये इस चीज़ को लेकर चलना है, लेकिन अब वो मार्केटिंग की बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, वो मार्केटिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो क्या इंटरेस्ट और जो मार्केटिंग है इसको बैलेंस किया जा सकता है या फिर हमें मार्केटिंग के हिसाब से चलना चाहिए? देखिए, बिज़नेस के बारे में हमेशा एक बात करते हैं और अगर आपने थोड़ा रिसर्च भी करें कि सिर्फ 10% बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होते हैं और 90% बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं सैबोटाज हो जाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं या उनकी सक्सेस रेशो या सक्सेस जर्नी बहुत लंबी नहीं होती। उसके पीछे वजह ये होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट की जो बिज़नेस की जो इकोसिस्टम है, जो लाइफ साइकिल है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब उन एस्पेक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी विश लिस्ट के साथ साथ जिस प्रोडक्ट पे, जिस बिज़नेस पे आप काम करने जा रहे हैं उसकी मार्केट एक्सेप्टेंस कितनी स्ट्रांग है। जब तक आप मार्केट एक्सेप्टेंस पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बिज़नेस की वाइबिलिटी को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो फाइनेंशियल मसल्स हैं, जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको आपने पहले असेस करना है कि आप जब बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको स्केल अप करने के लिए आपके पास कितना टाइम, कितनी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जिस टाइम में आप इसको अप स्केल करना चाह रहे हैं। तो ये दो फैक्टर जब आप इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बिजनेस की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप ये आता है कि आपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने ऑप्टेन करनी है या जो यूटिलाइज़ करनी है वो कितनी स्ट्रांगली अलाइंड है। फॉर इंस्टेंस अगर हम B2B बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं उसकी एक मार्केट नॉर्म्स डिफरेंट है। एक B2C जिसको हम टिपिकल ई
कॉमर्स की बात करते हैं वो डिफरेंट है। फिर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से लोग हैं, वो फीमेल हैं, वो मेल्स हैं, वो बच्चे हैं, उस प्रोडक्ट की असेसमेंट करना और उसके बाद राइट ऑडियंस तक पहुंचना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे आप। और अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी निस्बतन बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास डेटा को एवेलुएट करना, डेटा को असेस करना, और इसकी असेसमेंट में सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें को बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल माइंड होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे टूल्स गूगल पे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो आपको पूरी ट्रेल बताते हैं। जैसे आप अगर कैंपेन अपनी रन करते हैं फेसबुक पे, आप जब कैंपेन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो आपको हर स्टेप बताता है कि आपकी इस स्पेसिफिक टारगेटिंग, जो कीवर्ड्स आप जो फिल्टर लगा रहे हैं उसके साथ ये कहाँ तक पहुँचेगा, इसके लिए कितनी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग स्टेप पे थोड़ा सा टेयरिंग टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसको करने के बाद फिर आपकी जब बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो फिर बिजनेस की आप स्केलिंग बहुत आसान होती है। तो मार्केटिंग और आपकी विश लिस्ट इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या सोचते हैं कि क्या स्कोप, क्या है फ्यूचर, क्या है ई कॉमर्स का? अच्छा, उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आज भी जो ई कॉमर्स है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। अब हमें जनरली तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अपस्केल्ड हो गया है, बहुत सारे लोग इस पे काम करें, लेकिन अभी भी इसमें बहुत बड़ा एक गैप अवेलेबल है और बहुत बड़ी प्रोडक्ट बेस अवेलेबल है, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है जिसको फिक्स इन करके उसको फिल किया जा सकता है और अभी बहुत सारे लोग इसमें कंज्यूम हो सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसी मार्केट जो है वो ग्लोबली अट्रैक्शन पे, आपको पता है यहाँ पे दराज जैसा मॉडल आया, अली बाबा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे बाय के जो प्लेयर हैं वो चाहते हैं, अमेज़ॉन हो गया, बाकी जो कंपनीज़ हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो हमारी कन्वर्जन रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ की जो प्राइसिंग है हमारी पाक रुपीज़ और डॉलर्स में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास चूँकि अभी भी आप लेस देन 1% ऑडियंस को आप कैप्चर करें जो कि ई कॉमर्स बायर है, तो आपके पास 99% अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और आप जिन स्पेसिफिक कैटेगरीज में भी काम करें उसमें भी अच्छे रिनाउंड ट्रस्टवर्दी जो पार्टनर्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ राइट प्लेस फॉर द ई कॉमर्स बिजनेस, लेकिन बस राइट स्टेप्स के साथ अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है ई कॉमर्स बिजनेस में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, वो ये है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज़ पे काम नहीं हुआ और यहाँ पे आपका कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई। क्योंकि आप जब ग्लोबल शॉपिंग करते हैं किसी इंटरनेशनल वेबसाइट से, तो आपको ये होता है कि आपका पैसा भी सिक्योर है, आप हालांकि अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट पहुँचेगी तो आप उसको, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो आप उसको रिफंड की पॉलिसी पे जा सकते हैं। पाकिस्तान में लोगों को ये बड़ा कंसर्न है, वो ये कहते हैं कि वो अक्सर औकात यही होता है कि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा खराब दिखने में बहुत फैसिनेट कर रही होती है और वो होती कुछ है और फिर आते हैं इसकी तो बहुत सारी वो मीम्स वगैरह भी होती हैं कि भाई चीज़ हमने ये मंगवाई है और आ ये गई है, तो इसलिए ट्रस्ट मेरे ख्याल से बहुत। तो ये वाला अभी इस पे भी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूरत है कि इसको एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट किया जाए, इस इंडस्ट्री के पूरे डेमोग्राफिक्स डेवलप किया जाए और इसका पूरा एक मेमोरेंडम बनाया जाए जो कि लॉजिस्टिक पार्टनर्स पे अप्लाई हो, मैन्युफैक्चर पे अप्लाई हो, सेलर पे अप्लाई हो और रिसीवर पे भी अप्लाई हो। उसकी भी लिमिटेशन हो, एक ऐसा ये ना हो कि जो बंदा बेचने वाला उसकी प्रोडक्ट को खामखाई किसी वजह के बगैर वो आप एक्सपोज कर दें या उसके लिए नेगेटिव रिमार्क्स करें। इट शुड बी अ कंप्लीट सिक्योर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, मतलब पाकिस्तान में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अपना ख़ुद का बिज़नेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जो है वो सक्सेस लें बिज़नेस में ऑनलाइन। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन ही है, आप घर बैठे भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप इसको सुनेंगे तो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में, नए एपिसोड में, नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।